हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन के 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। और यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी क्लास 10 के जो एग्जाम है उसमें पूछे जा चुके हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 40 क्वेश्चंस को क्लियरली सोल्व कर पाते हैं, क्लियरली आप सही तरीके से सोल्व कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका प्रिपरेशन ढंग का है और आप अच्छे से और अच्छा स्कोर आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो देखिए, और इस 40 क्वेश्चंस को आप सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए, आप लोग का कितना सही क्वेश्चन होता है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जिसमें कहा गया है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वो कौन सा दर्पण है जिसमें केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में समतल दर्पण, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी में समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए कि कौन ऐसा दर्पण है जो केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जो किसी वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है वास्तविक, ऑप्शन बी में दिया वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी में दिया वास्तविक और उल्टा, और ऑप्शन डी में दिया है आभासी तथा बराबर। आपको बताना है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसमें आभासी और बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कहता है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या होती है? आधी होती है, दुगनी होती है, तिगुनी होती है या चौथाई गुनी होती है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और अच्छे से इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या होती है? आधी होती है, दुगनी होती है। आप ये फॉर्मूला तो पढ़े होंगे ना, और आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा कि F बराबर आपने पढ़ा होगा R/2, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछा है यहाँ पे। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है ध्वनि तरंग का, ऑप्शन बी में दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन सी में दिया प्रावैगनिक तरंग का और ऑप्शन डी में दिया प्रस्रव्य तरंग का। तो अब बताइए कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो आपका स्कोर क्या हो रहा है, आप कितना सही कर पा रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो के अंत में। ठीक है, बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र निम्न में कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में 1/v - 1/u बराबर 1/f दिया है। ऑप्शन बी में 1/f + 1/u = 1/v दिया है। ऑप्शन सी में 1/f + 1/v = 1/u दिया है और ऑप्शन डी में 1/v + 1/u = 1/f दिया है। तो दर्पण सूत्र आप लोगों को पता होगा और इसमें जो सही जवाब आपका निकल करके आ जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 1/v + 1/u = 1/f दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे कहता है जो 2013 में पूछा भी जा चुका है, आगे भी ये पूछा जा सकता है। आपके सामने दिया है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में क्या दिया है आपको, ऑप्शन में ए में दिया है यहाँ पे R = 2R,
ऑप्शन बी में दिया है एफ बराबर आर, ऑप्शन सी में दिया है एफ बराबर r/2 और ऑप्शन डी में दिया है r बराबर f/2। तो आपने पढ़ा होगा कि वक्रता, त्रिज्या और जो फोक्सांतर में संबंध होता है f बराबर r/2। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, f बराबर r/2। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहता है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। यानी जब आवर्धन, यानी यहाँ कहने का इसका मतलब है कि जब m का मान ऋणात्मक आए, m का मान क्या है, ऋणात्मक आए, तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कैसा होगा। क्या वो उल्टा होगा, क्या वो सीधा होगा, क्या वो सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, या इनमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे के सारे गलत होंगे। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि जब m का मान ऋणात्मक होता है, माइनस में जाता है, तब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें कहा गया है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। यानी सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया अवतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है समतल दर्पण और डी में दिया है प्रावैलिक दर्पण। तो सोलर कुकर में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो आपका अवतल दर्पण उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आप लोग देखिए कितना सही कर पा रहे होंगे और आपको पूरा रिवीजन भी हो रहा होगा यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है जिसको साइड मिरर भी कहा जाता है, वो कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है। क्या वो अवतल दर्पण लगा होता है, समतल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है, या इनमें से कोई नहीं लगा होता है। तो मोटर चालक यानी जो ड्राइवर होता है उसके बगल में जो दर्पण लगा हुआ होता है वो आपका लगा हुआ होता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है, क्योंकि ये वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, और ये वस्तु से छोटा बनाता है। इसके वजह से इस दर्पण का उपयोग मोटर चालक या साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कहता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे सर्च लाइट क्या है, जिससे जो टॉर्च वगैरह होता है ना सर्च करने के लिए, उसमें जो दर्पण का उपयोग किया जाता है परावर्तक सतह के रूप में वो कौन सा किया जाता है। क्या उत्तल दर्पण किया जाता है, अवतल दर्पण किया जाता है, समतल दर्पण किया जाता है, या उत्तल और अवतल दोनों दर्पण किया जाता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है उसमें हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन बी पे आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यानी आप याद रखेंगे कि सर्च लाइट के रूप में अवतल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण, ये सभी यूज किए जाते हैं। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कहता है कि प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत सारे आपको ये देखने को बहुत जगह मिल भी जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। क्या ये सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ी रेखा में गमन करता है, किसी भी दिशा में गमन कर लेता है, या उपयुक्त सभी दिशा में गमन करता है। तो प्रकाश की जो किरणें होती है बच्चों, ठीक है, प्रकाश की जो किरणें होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है, न कि इस तरीके से वो गमन करती है, ठीक है। तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो सीधी रेखा में, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में 4। तो प्रकाश परावर्तन के नियम कितने हैं, और देखिए ये कितने बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। 2012 में भी पूछा जा चुका है, 2015 में भी, 2015 के सी पेपर में, ए पेपर में पूछा जा चुका है। तो प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मतलब प्रत्येक बच्चे को ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा।
अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें कहता है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? क्या समतल दर्पण में बनता है, क्या समतल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है, या इनमें से कोई नहीं? और ये 2011 में पूछा जा चुका है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको जाहिर सी पता है कि उत्तल में तो बनता नहीं है, समतल किसी वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो 13 का बी आपका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 14 में, जिसमें कहा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक बनाता है, काल्पनिक बनाता है, मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, या इनमें से कोई नहीं? और एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है 2015-2016 में। ठीक है, तो आप बताइए कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। अब आगे के क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, 2011 में भी पूछा गया, 15 में भी पूछा गया, 16 में भी और 17 में भी पूछा जा चुका है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज होता है बच्चों? वो आपका होता है अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण क्यों होता है ये भी आप लोगों को पता होगा जब आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी परावर्तन के नियम क्या होता है? और ये आपका क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में दिया है कि ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसमें परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, और ऑप्शन डी में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, परावर्तन के जो नियम है उसमें कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और एक कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण और आपतन बिंदु के बीच खींचा गया जो लंब होता है, तीनों एक ही तल में होता है। आप इस चीज को भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सही जवाब इसका 16 का क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। कोण आई बराबर होता है कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? और ये आपको क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया है ऑप्शन बी में दिया अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो दांत विशेषज्ञ यानी सिंपली आप कह सकते हैं जो डॉक्टर किसी प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने के लिए जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वो आपका होता है अवतल दर्पण। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के जो पृष्ठ होते हैं और उसका वृत्ताकार जो सीमा रेखा का व्यास होता है वो क्या कहलाता है? क्या उसे आप मुख्य फोकस कहते हैं, क्या उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, या गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं? और ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा? तो देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। कैसा होगा ये आपसे पूछा है। एक उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसा होगा? वास्तविक और हासित होगा, काल्पनिक और हासित होगा। हासित का मतलब यहाँ पे छोटा कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में कहता है कि वास्तविक और आवर्धित होगा, और आवर्धित का मतलब होता है बच्चों बड़ा। ठीक है, ऑप्शन डी का मतलब ऑप्शन डी में दिया है काल्पनिक और आवर्धित। तो एक उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और छोटा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कहता है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश
आसानी से पार कर जाता है उससे क्या कहा जाता है? क्या उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं या बटर पेपर कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही होगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्वेश्चन कहता है हमारी आंखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं होती हैं। यानी हम लोगों का आंख किस वस्तुओं को देखती है? क्या वो दीप्त वस्तुओं को देखती है, प्रदीप्त वस्तुओं को देखती है, या दीप्त या प्रदीप्त दोनों को देखती है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हम लोगों का जो आंख होता है ना वो किसको देखता है? दीप्त और प्रदीप्त दोनों को देखता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सी को क्लिक कर लेंगे। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कहता है कि यदि किसी बिंब का आने का मतलब किसी वस्तु का, ठीक है, अगर किसी वस्तु का या जो प्रतिबिंब है उसका आवर्धन ऋणात्मक होता है, उस वस्तु का प्रकृति क्या होगा? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? क्या वो वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा, या आभासी या उल्टा होगा? तो इस प्रश्न का जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ये वास्तविक और उल्टा बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कहता है किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः वो दर्पण कौन सा है? केवल समतल दर्पण है, केवल अवतल दर्पण है, केवल उत्तल दर्पण है, समतल या उत्तल दोनों है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, समतल या उत्तल दोनों। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, समतल या उत्तल। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या वो आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? क्या मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए, वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, वक्रता केंद्र से परे होना चाहिए, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ये होगा कि आपका जो वस्तु का स्थिति होना चाहिए वो P और F के बीच होना चाहिए। किसके बीच में? P और F के बीच होना चाहिए। यानी कहने का इसका मतलब है कि ये ध्रुव के बीच और फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्लियर हुआ। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? क्या वो उत्तल दर्पण होगा? देखिए यहाँ पे, क्या वो उत्तल दर्पण होगा, क्या वो समतल दर्पण होगा, क्या वो अवतल दर्पण होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको अवतल दर्पण की जरूरत पड़ेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है यहाँ पे कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? क्या वो सीधा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा और उल्टा दोनों बनता है, या इनमें सभी आपका गलत है? तो उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये तो आप लोगों को पता ही है, तभी तो ये साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमेशा सीधा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ पे कहता है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? क्या उसे फोकस पे रखना चाहिए, फोकस के अंदर रखना चाहिए, वक्रता केंद्र से परे रखना चाहिए? परे का मतलब क्या होता है? आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। परे का मतलब क्या होता है? ठीक है,
क्या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है। तो देखिए आप क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। क्वेश्चन में कहता है कि अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित के मतलब आपको बड़ा प्रतिबिंब बनाना है और आपको उस वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप अगर वस्तु को फोकस के अंदर रखते हैं तभी आप किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन 28 कहता है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। जो प्रकाश तरंग है वो किसका उदाहरण है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और ये हम आपसे पहले भी पूछ चुके हैं। ठीक है, ये आपसे पहले भी पूछ चुके हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद से दीजिए ऑप्शन देख करके। तो इस प्रश्न को छोड़ते हैं और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये आपसे पूछा है। क्या 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्या 3 × 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, क्या 3 × 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 × 10 के पावर 8 मिलीमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या डायरेक्टली आप जानते होंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, डायरेक्टली की बात करें तो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर देना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है ये आपसे पूछा है। क्या वो सीधा होता है, औंधा होता है, औंधा के मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब मुंह के बल होता है, उल्टा होता है, या तिरछा होता है। तो देखिए काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या वो अवतल दर्पण से मिलता है, समतल दर्पण से मिलता है, उत्तल दर्पण से मिलता है, या सभी दर्पण से मिलता है। तो क्वेश्चन में पूछा है वस्तु का काल्पनिक और आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी बड़ा भी चाहिए और वो प्रतिबिंब काल्पनिक भी होना चाहिए। तो ये आपका कौन सा दर्पण देगा, अवतल दर्पण देगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संजुग्मी फोकस संभव है केवल कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, या साधारण कांच में। तो संजुग्मी जो फोकस संभव है, संजुग्मी कहने का मतलब 2 फोकस, कितने फोकस, 2 फोकस। तो ये किस में संभव है, तो ये जो 2 फोकस संभव होते हैं बच्चों वो आपका होते हैं अवतल दर्पण में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 32 तो हमने क्लियर कर लिया। अब 33 में चलते हैं, यानी 33 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कहता है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वो कौन सा दर्पण होगा। क्या वो समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, समतल उत्तल दोनों दर्पण होगा। तो 33 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी होगा, अवतल दर्पण। कौन सा होगा, अवतल दर्पण। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 34 में, जिसमें कहा है कि यदि किसी वस्तु को एक समतल दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखा जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है। तो वह कौन सा दर्पण होगा। कहता है क्वेश्चन में कोई भी आप दर्पण के सामने आप किसी वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा और छोटा बन रहा है। तो अब बताइए कि वो कौन सा दर्पण होगा। क्या वो समतल होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सीधा और छोटा बनाने के लिए आपको उत्तल दर्पण की जरूरत होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। क्या वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, या कहीं पर भी बन सकता है। तो देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब सदैव बनता है वो कहाँ पर बनता है, तो वो आपका बनता है
P और F के बीच, किसके किसके बीच बनता है? P और F के बीच, यानी ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें कहा है किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित करता हो, ठीक है, अवशोषित करता हो, परावर्तित करता हो, अपरावर्तित करता हो, या परावर्तित या अपवर्तित दोनों करता हो। तो आप बताइए कि कब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो वस्तु को देखने के लिए हमको चाहिए कि वो प्रकाश के किरण को परावर्तित कर दे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें कहता है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? क्या समतल दर्पण में नहीं बन सकता है, अवतल दर्पण में नहीं बन सकता है, समतल तथा अवतल दर्पण में बन सकता है, या सभी दर्पणों में नहीं बन सकता है? तो किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ नहीं बनेगा? तो आपका इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समतल दर्पण में। इसमें आपको वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर जो अगला है 38, इसमें कहता है कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद कहाँ मिलती है या कहाँ जाती है? वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती हैं, या प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती हैं, या वो ध्रुव से गुजर जाती हैं, या वो वक्रता केंद्र से गुजर जाती हैं? तो देखिए, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद जो मिलती हैं वो आपको प्रधान अक्ष के समांतर इस तरीके से मिलते हुए नजर आती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? यदि हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर कहना कठिन है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समतल दर्पण पर जो बना प्रतिबिंब है उसको आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, और ऑप्शन आपका इसमें बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कहता है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? क्या वो 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, या 90 डिग्री होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 30 डिग्री होगा। अब कैसे होगा इसको हम डिटेल से आगे के वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, तो आप लोग ज़रा सा ध्यान रखना। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें कहा है, और ये 2018 में पूछा भी जा चुका है, कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी नहीं है, यहाँ पे फोकस दूरी है कहा है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी F बराबर आपको दिया, आपको यहाँ पे जो R बराबर दिया है, ठीक है, वो आपको 32 सेंटीमीटर दिया है, और आपसे F पूछा है कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में। तो आपने तो पढ़ा होगा F बराबर R/2, तो यहाँ से आपको डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 16। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। तो आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन जो 42 नंबर में है, और यहीं तक हम रखेंगे, फिर आगे आने वाले चैप्टर यानी अपवर्तन के क्वेश्चन को डालेंगे, फिर उसी तरीके सारे जो चैप्टर्स हैं उनका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पे मिल जाएगा। कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? क्या 10 सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, या 40 सेंटीमीटर होगी? और इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ठीक है। तो आज का ये सीरीज़ आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।